घनघोर लोकतांत्रिक जनता के सामने मैं एक शब्द बोलूंगा और आपको जो भी ख्याल आए आपको वो ख्याल बयान करना है। समय नहीं ले सकते आप सोचने का। नहीं। मीडिया इस पे तो कितना समय है हमारे पास। आधे घंटे का मैं मतलब तैयारी करके आया हूँ। मीडिया पे बहुत कुछ बोलना है असल में, क्योंकि लिख के लाए हैं? नहीं, लिख के नहीं लाया हूँ। कुछ डेटा है जो मैं दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा डेटा है, मैं 1 मिनट और लूँगा। वो डेटा है पिछले 202 डिबेट जो हुए हैं। ये ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन है चैनल, रमित वर्मा जो चलाते हैं, उन्होंने ये डिबेट का सिर्फ वो दिया था, डेटा है। और ये 4 टॉप के जो चैनल हैं, आज तक है, इसमें न्यूज़ 18 है, जी न्यूज़ है, इंडिया टीवी है। ये सिर्फ पिछले 200 डिबेट हैं, पिछले करीब 3 महीने के अंदर हुए होंगे, 4 महीने के अंदर हुए होंगे। उसमें पाकिस्तान पे 80 डिबेट हुए हैं, राम मंदिर पे 14 हुए हैं, बिहार में जो इतनी बड़ी बाढ़ आई उस पे सिर्फ 3 डिबेट हुए हैं, पीएमसी का जो इतना बड़ा स्कैम हुआ जिसमें हजारों लोगों का पैसा फंसा है, उस पे सिर्फ 1 डिबेट हुआ, 1। बेरोजगारी जिसको लेकर बहुत सारे राज्यों में दिक्कत चल रही है, अक्सर आप देखते हैं सड़क पे युवा धरना दे रहे होते हैं, पुलिस उनको पीटती है, आंसू गैस छोड़ती है, जो भी अभी बचे हुए हैं इनके पास। और उस पे बेरोजगारी पे 0 डिबेट हुआ है पिछले 3-4 महीने में। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, महिलाओं की सेफ्टी पे 0 डिबेट हुआ है। एनवायरनमेंट, आप जहर में जी रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली नहीं, आप बहुत खुश ना हो कि आप राजधानी में, बहुत सारे छोटे शहर, कानपुर है, बहुत बुरी हालत है, कोई कानपुर को पूछता नहीं है, वो कानपुर की बदकिस्मती है। लेकिन एनवायरनमेंट को लेकर कोई डिबेट नहीं हुआ है। और 80 डिबेट हुए पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान की उल्टी गिनती का विश्लेषण। पूरी दुनिया से हुक्का और मोदी सरकार पानी बंद करने की तैयारी में है। दाने दाने को तरसेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसे नहीं सुधरने वाला है, उसे एक और स्ट्राइक की जरूरत है। क्या फिर होगा बालाकोट? और क्या अब की बार सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी जो पीएको के वापस ले आएगी? तो क्या इसी इशारे से डर रहे हैं इमरान खान? और अगर डर रहे हैं तो आज हम ये कह रहे हैं कि पीओके वापस दे दे इमरान। क्या पाकिस्तान अपने टुकड़े टुकड़े जाता है? दूसरा, तो क्या 5 हिस्सों में बट जाएगा पाकिस्तान? वहीं तीसरा, अब क्या पाकिस्तान का होगा काम तमाम? पाकिस्तान के साथ अगर एक और जंग हुई तो तय मानिए ये नया हिंदुस्तान पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। 200 में से 80 बार पाकिस्तान की बात हुई है और अपने देश के मुद्दों पे कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि मीडिया इस समय हिंदुस्तान में सिर्फ माचिस नहीं लगा रहा है, बारूद भी लाया है। खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी साहब ने इस शेर के माध्यम से मीडिया की महत्ता और प्रभाव को दर्शाया है। लेकिन वर्तमान में भारतीय मीडिया के हालात इस तरीके के हो गए कि वर्तमान दौर में ये बात कहनी पड़ी कि ये सरताज तुम्हारा है, ये लश्कर तुम्हारा है, तुम झूठ को भी सच लिख दो क्योंकि ये अखबार तुम्हारा है। जय हिंद साथियों, आज भारतीय युवा कांग्रेस के इस डिजिटल प्रश्नकाल जनता तो सवाल पूछेगी में मैं शक्ति सिंह बांदीकुई आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाली मीडिया के लिए स्कॉट पेली साहब का प्रसिद्ध कथन है कि लोकतंत्र की सफलता या विफलता उसकी पत्रकारिता पर निर्भर है। इस अर्थ में मीडिया का कमजोर या पथभ्रष्ट हो जाना लोकतंत्र पर संकट का संकेत है। भारत का लोकतंत्र इतनी आसानी से प्राप्त हुआ कोई उपहार नहीं है। इसके लिए लाखों लोगों ने त्याग किया, बलिदान दिया और संघर्ष किया, तब जाकर ये लोकतंत्र हमें अर्जित हुआ। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सच्चे अर्थों में असल राष्ट्रवाद है और इस कार्य में मीडिया की भूमिका निसंदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किंतु बहुत निराशा और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस मीडिया को जनहित और लोकतांत्रिक मूल्यों का वॉच डॉग होना चाहिए था, वो मीडिया अपने दायित्व बोध से विमुख होकर भय या लालचवश सरकार का लैपटॉप बनी नजर आती है।
आइए इसी श्रृंखला में भारतीय युवा कांग्रेस जनता तो सवाल पूछेगी के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व से मुखातिब आपको करवाना चाहेगी। हमारे साथ सर्वप्रथम है युवा क्रांति के आगाज गुजरात के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हार्दिक पटेल साहब। देश का चौथा स्तंभ मीडिया माना जाता है, लेकिन मीडिया देश को झूठ परोसने का काम करता है। आज देश में विभिन्न मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जनता परेशान है, लेकिन मीडिया अपने डिबेट शो में सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने का काम करती है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची है। पिछले 6 साल में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हुए हैं, लेकिन मीडिया अपने डिबेट शो में बेरोजगारी की बात नहीं करती। आज देश में किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन मीडिया अपने डिबेट शो में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है। आज देश की आर्थिक व्यवस्था सबसे खराब हालत से गुजर रही है, लेकिन मीडिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुद्दों को लेकर इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। लेकिन आज देश के करोड़ों नौजवान अपनी आवाज को बुलंद करते हुए देश के विभिन्न मुद्दों को जनता के सामने ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज सच और झूठ के बीच पे सबसे बड़ी लड़ाई है। मीडिया झूठ दिखाने का काम करती है और कांग्रेस पार्टी देश के सामने सच दिखाने का काम करती है। हम सब साथ मिलकर झूठ को हराने का काम करेंगे। किसान, नौजवान, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। जब कभी समय मिलता है तो अर्नब को देखता हूँ और देखने से ज्यादा सुनता हूँ। सुनिए ना राजपूत जी, आपको जल्दी क्या है? आज मेरे बोलने का मौका आ गया, मेरे बोलने का। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात संजीव जी, सुनिए ना। अरे प्रेम कुमार जी, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना मेरी बात। चेतन जी मेरी बात सुनिए, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए 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 मेरी बात। तकलीफ होगी, सुनना पड़ेगा। मैं तो आपकी बात सुनने वाला नहीं हूँ। स्वतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है, नहीं सुनेंगे आपकी बात? अरे भाई, हम सुनने वाले लोग नहीं हैं, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। तो फिर ये क्या करेंगे? ये किसका क्या बिगाड़ लेंगे? ये समझते नहीं है क्या? हम जब सुनने वाले हैं ही नहीं भाई, सुनिए ना मेरी बात। आप, मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे, ठीक है ना? अभी मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। इनको सुनना होगा। अब हम इनको सुनाएंगे और जरूर सुनाएंगे। और अगर हिम्मत है आप में तो आप मेरी बात को सुनिए। शायद मैं पागल हूँ। पागल अर्नब, दिल करता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं। चिल्ला चिल्ला कर, चिल्ला चिल्ला कर, चिल्ला चिल्ला कर, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर, चीख चीख कर, ये सबसे कह दूं। अरे हमारी हुकूमत की बात सुनो। अरे भाई रिलैक्स करो ना, बीपी बढ़ गई है आपकी, बीपी बहुत बढ़ गई है। कई मामले ऐसे होते हैं ना कि चिल्लम चिल्ली करके कुछ नहीं होगा, चिल्लम चिल्ली करके कुछ नहीं होगा। चीख चीख कर चिल्लाऊंगा, और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं तो इनको दिक्कत क्या होती है? और जोर जोर से चिल्लाऊंगा, और चिल्लाना जरूरी है। कुछ भी इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह 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 भाई वाह। अरे 4 महीने से चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर हर दिन 7 बजे यही तो कहता हूं मैं। युवाओं की आवाज हार्दिक पटेल साहब ने अपने संबोधन में वाजिब मुद्दे बताए। आज के दौर में असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाकर किस तरह से गुमराह किया जाता है, इस विषय पर अब भारतीय संसद की राज्यसभा सांसद श्रीमती अमीबेन याग्निक की राय, उन्हीं की जवानी आप सुनिए। Friends, today we will be talking about the media of our country. Media is the 4th pillar of democracy. There have been numerous judgments even by the apex court that yes, it plays an important role in the democracy of our country. However, if you see today's media, it has forgotten the issues of this country. It has forgotten the woes of this country. It appears that the priority issues of this country have taken a backseat as far as media is concerned.
and they have latched on to some kind of disinformation campaigns or news that are not at all relevant and important in today's times. And instead of taking up issues of unemployment, our migrant labor, women's safety, corona in the different parts of the country and how the healthcare system is working and what needs to be done, and the minus GDP of our country and the very, very bad state of the economy of our country. All these issues, I think, do not get any importance from the media. The media is busy spreading talks and tales of issues that have nothing to do, but they play a role. These issues play a role in destroying the very fabric of our country. एक और बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से। सरकारी नौकरियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए रोजगार, नई नौकरियां नहीं देगी। और यह सरकारी महकमे ही नहीं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगा। यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो रोजगार नहीं दे सकती है। लेकिन कंगना रनौत कह रही है मुंबई किसी के बाप की रही है। एक कंगना रनौत और दूसरी तरफ पूरी महाराष्ट्र की सरकार, आमना सामना जोरदार है दोस्तों। अनिल देशमुख और संजय राउत, याद रखो ये बात कि डरता वो है जिसे राज खुलने का खौफ होता है। डरे हुए हो तुम। दिन रात नेहरू की निंदा करने के दौर में भारत की जीडीपी की दर -24% हो गई है। यानी जो 70 साल में नहीं हुआ वो इस साल हो गया। नेहरू को 0 जीडीपी का भारत मिला था, मोदी जी को 5.5 या 6% की जीडीपी का भारत मिला था। 6 साल में हम 0 पर भी नहीं पहुंचे। कम से कम 0 पर पहुंचकर थोड़ा विश्राम कर लेते, सुस्ता लेते, लेकिन यहां तो धड़ाम से गिरकर -24% पर आ गए। शिव शंभु, शिव शंभु। कोरोना और लॉकडाउन से कितनी नौकरियां, कितने लोगों की आमदनी घट गई, कितने घरों में कितनी मुश्किल से चूल्हा जल रहा है। जो भुगत रहे हैं उनको पता है, जिनके पैर में बीमारी पड़ रही है वही जानते हैं इस पीड़ा का अर्थ। पर शायद सरकार को लोगों की परेशानियों से अर्थव्यवस्था की सेहत नहीं समझ आती। तो वित्त मंत्री ने कहा क्या करें, कोरोना काल है, संकट काल है, संक्रमण काल है, ये तो ईश्वर की देन है, ये एक्ट ऑफ गॉड है। अब पैसे नहीं है तो हम क्या करें? तो सवाल ये हो जाएगा कि क्या भगवान भरोसे हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है? करीब 2 महीने तक लाखों मजदूर सड़क पर पैदल चलते रहे। उन्हें किस गॉड के फैसले ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया? कई मजदूर रास्ते में मर गए। शहर के शहर अचानक खाली होने लगे। किसी को पता नहीं था कि ऐसा फैसला आने वाला है। ना मुख्यमंत्रियों को पता था, ना जिलाधिकारियों को। सबको तालाबंदी का फैसला थमा दिया। वैसे आपको ये बता दी लेटेस्ट तस्वीरें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपना लुक जो है वो चेंज किया। वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बाल थोड़े बड़े हुए हैं, मूंछें थोड़ी बड़ी हुई हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति प्रेम जो है वो पहली दफा देखने को नहीं मिल रहा है। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ये तय करने वाले हैं? ये सवाल दरअसल इसीलिए क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने अपने प्रचार अभियान का जो पहला वीडियो जारी किया है उसमें ट्रंप के साथ हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही छाए हुए हैं। लेकिन बेरोजगारी की जो समस्या है ये सिर्फ कोरोना काल की देन नहीं है। कोरोना से पहले भी 45 साल के सबसे उच्चले स्तर पर बेरोजगारी की दर थी 6.1%। लेकिन कोरोना काल ने इस संकट को, इस समस्या को और विकट बना दिया है। सरकार कहती है देखिए लोन दे रहे हैं, स्वावलंबी बनिए, मेक इन इंडिया कीजिए, वोकल फॉर लोकल हो जाइए, एंटरप्रेन्योर बनिए। लेकिन एक अदद नौकरी की जब बात आती है तो सरकार खामोश भी हो जाती है। शैलेश पांडे, इतनी हिचक अच्छी नहीं। हाँ, कैमरे के सामने देखो और बोलो उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी, अनिल देशमुख जी, परमबीर सिंह जी, अपने आप को और शर्मिंदा मत करो देश के सामने। रिया चक्रवर्ती और संदीप सिंह को चुपचाप गिरफ्तार करो। बोलिए बोलिए, सुनना चाहता है पूरा भारत। बोलिए शैलेश जी, कम दम लगा के बोलिए, बोलिए, हो जाए एक बार। संदीप को गिरफ्तार करो, रिया को गिरफ्तार करो, संजय राउत जी बोलिए, पूछता है भारत, बोलिए।
अभी तक वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने 24 घंटे हो जाने के बाद भी जीडीपी पर कोई बयान नहीं दिया है। कम से कम चीन की किसी कंपनी को ही बैन कर देते, एंकरों में जोश आ जाता, मेरी आवाज में खनक आ जाती, लोगों का ध्यान भटका दिया जाता, माइनस का तापमान बर्फ जमा देता है। 31 अगस्त को आए जीडीपी के आंकड़े के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला संबोधन है। -24% जीडीपी पर प्रधानमंत्री सहित वित्त मंत्री या वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भी कुछ नहीं बोला है। राज्यसभा सांसद अमीबेन याग्निक जी ने ठीक बताया कि आज के समय में देश के असल मुद्दे कौन से हैं और पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी से जूझ रही है और भारत में रोजाना 1 लाख के आसपास नए मामले आना शुरू हो गए हैं, किंतु मीडिया का ध्यान इस और उतना नहीं है जितना रिया और सुशांत के मामले में है। देश भर में बेरोजगारी का अभूतपूर्व संकट है जिससे युवा वर्ग बेहद आक्रोश में है, जिसकी झलक प्रधानमंत्री जी के वीडियो को डिसलाइक्स और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने के तौर पर देखी गई है। आइए अब इसी विषय में गुजरात युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, थराद के विधायक, युवा कांग्रेस गुजरात के माथे के मुकुट आदरणीय गुलाब सिंह जी की जबानी सुनते हैं। नमस्कार। आज देश का युवा बेरोजगार है, छात्र शिक्षण के जो नई प्रणाली है उससे परेशान है, किसान सरकार के जो नए अध्यादेश है उससे परेशान है, महिला महंगाई से परेशान है, मजदूर उनके जो हालात है उनसे परेशान है, व्यापारी आज देश का अर्थतंत्र जो पूरी तरह से टूट गया है उससे परेशान है। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ, खास करके मीडिया से, कि मीडिया एक लोकशाही का चौथा स्तंभ है और जो अभी के जो करंट इशू है उसको उठाने चाहिए, ना कि हेट पॉलिटिक्स का जो अभी चल रहा है न्यूज़ चैनलों में, उसकी जगह जो सही मुद्दे जिससे युवाओं को रोजगार मिले, छात्रों को उसके जो शिक्षण के जो प्रश्न है वो हल हो, किसान को अपने जो भी दाम के जो भी अभी इशू चल रहे हैं, किसान सड़कों पे है, तो वो सब हालात को देखते हुए उनके इशू उठाने चाहिए जिसकी वजह से इन लोगों को न्याय मिले। तो मीडिया से भी अनुरोध कर रहे हैं कि भाई जैसे अभी जो चैनलों में कहीं दिख नहीं रहा कि भाई चाइना ने भारत की ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, युवा बेरोजगार है, करोड़ों की संख्या में आज सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड कर रहे हैं। ये सब हालात है वो मीडिया को दिखाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, ना कि हेट पॉलिटिक्स दिख रही है। जब भी चैनल चालू करते हैं तो कुछ जो सही करंट इशू है उसकी जगह के अलग ही इशू दिख रहे हैं। तो मैं मीडिया वालों से भी अनुरोध करूंगा कि जो बेरोजगारी है, चाहे महंगाई है, या डीजल पेट्रोल के दाम 80 रुपये पहुँच गए, किसान को उनके फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, आज रसोई की गैस 800 से 900 रुपये पहुँच गई, तो मतलब चाइना भारत के ऊपर ज़मीन पे कब्जा कर रही, ये सारे इशू है। अर्थतंत्र आज जीडीपी घट रहा है, तो ये सारे मीडिया को भी अनुरोध है कि भाई ये सारे मुद्दे उठाए और लोगों को देश की जनता के उनके जो भी प्रश्न है उनका जल्द से जल्द मीडिया के माध्यम से सॉल्यूशन हो, वो उस पर आगे काम करना चाहिए, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों तक देश की आवाज़ पहुंचा सकता है। देश में महिला सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोंग करने वाली पार्टी के सांसद एवं विधायकों पर रेप जैसे आरोप लगे, किंतु सरकार ने उन पर कार्यवाही करने के बजाय उनको ही संरक्षण दिया। चीन द्वारा देश की जमीन पर कब्जा करने की बात हो या पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंक की फैक्ट्री स्थापित करने की बात हो, सरकार दोनों ही देशों को ठीक से संभाल पाने में असमर्थ रही है। देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है, जिससे जीडीपी की दर माइनस में आती जा रही है। लोगों के पास में कोई काम नहीं है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। आज लॉकडाउन के दौरान देश के करोड़ों लोगों ने अवर्णनीय और असहनीय यातनाएं सही हैं। देश की पटरियों और सड़कों पर मजदूरों का खून बहा, किंतु सरकार ने उनके घावों पर मरहम लगाने की बजाय उन्हें ही भला बुरा कहा। आज भी मिडिल क्लास ईएमआई भरने की चिंता में तनावग्रस्त और संघर्षरत है, किंतु सरकार और मीडिया के पास सिवाय प्रोपेगेंडा के कुछ भी नहीं है। इस विषय में गुजरात के युवाओं के प्रतिनिधि के तौर पर इस
जनता तो सवाल करेगी कि डिजिटल क्वेश्चन आवर में सूरत शहर के रहने वाले एक युवा रोहन पांडे के शब्दों में आप सुनिए। जय हिंद दोस्तों। भारतीय मीडिया भारत के लोगों की आवाज नहीं बल्कि ये मोदी सरकार की आवाज बन बैठी है। भारतीय मीडिया लोकतंत्र नहीं मोदी तंत्र का चौथा स्तंभ बन चुका है। जीडीपी भले ही -24% हो जाए लेकिन ये मीडिया 56 इंच के छाती वाले से सवाल नहीं पूछेगी। कोरोना आज 50 लाख के पार हो चुका है लेकिन मोदी जी ने कहा था कि हम 21 दिन में जंग जीत जाएंगे, लेकिन कोई मीडिया मोदी जी से सवाल नहीं पूछता, बस उन्हें नफरत की राजनीति करनी है। एक कलाकार जो मर जाता है उसके लिए मीडिया 2.5 महीने से लगातार 24 घंटे टीवी पे प्रोग्राम डिबेट करती है, लेकिन जब हमारा 20 जवान जब LAC पर शहीद हो जाते हैं तब कोई मीडिया उनके इंसाफ के लिए मोदी सरकार से सवाल नहीं करती। आज पूछता है भारत, ये कार्टून वाला नेटवर्क न्यूज़ चैनल जवान के इंसाफ के लिए कब बात करेगा? किसान मर रहा है, उसकी फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन ये मीडिया मोदी सरकार से ये सवाल नहीं पूछेगी कि किसान की आय 2 गुनी कब होगी। ये मीडिया तो बस अपने TRP को 2 गुनी करने में लगी हुई है। मजदूर के पास काम नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गोदी मीडिया के एंकरों को PM द्वारा तिहाड़ी जरूर मिल रहा है। बेरोजगार युवा को रोजगार कब मिलेगा ये सवाल मीडिया नहीं पूछती है प्रधानमंत्री से। वो ये दिखाने में व्यस्त है कि मोदी जी मोर के साथ कितने कदम चल रहे हैं, कितनी बार उन्होंने कपड़ा बदला, ये सब ड्रामा करने में मीडिया लगा हुआ है। मोदी सरकार जहां एक तरफ BSNL, एयर इंडिया, रेलवे को बेचने में लगा हुआ है तो उसी तरह दूसरी तरफ गोदी मीडिया अपना मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपना जमीर बेचने में लगा हुआ है। मीडिया में रिपोर्ट हो ना हो लेकिन सच्चाई कैसे छिप सकती है? अखबार वाले ना छापें, टीवी वाले ना दिखाएं, लेकिन जब आप अपने मरीज को लेकर अस्पताल के पास पहुंचेंगे तो सच्चाई आपको पता चल ही जाएगी। दिल्ली के अस्पतालों का सिस्टम आपको समझना चाहिए। पहले आपको आश्वस्त किया गया कि अस्पतालों की तैयारियां यहां पूरी हैं, फिर अब उन तैयारियों में इतने छेद क्यों नजर आ रहे हैं? कहां गए वो दावे जिनमें कहा जा रहा था कि हम 3 लाख 4 लाख बिस्तरों का इंतजाम कर चुके हैं, 40,000 75,000 वेंटिलेटर के ऑर्डर दे चुके हैं, वो सब कहां है? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चीन पर मोदी को घेरा, अपनों ने मुंह फेरा। आज का आर पार, टीम बीजेपी वर्सेस टीम कांग्रेस। अहमदाबाद में क्या हुआ? वहां की सरकार ने जिन प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट बनाई उसमें बड़े प्राइवेट अस्पतालों को छोड़ दिया। और आज का सबसे बड़ा सवाल, भारत से कब तक लड़ेगा टिड्डीबाज पाकिस्तान? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। फिर ये प्रश्न आप पूछिए कि क्या बात है कि जिस उत्साह से शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ था वो केंद्र सरकार ने क्यों बंद कर दिया? अभी भी सुधर जाइए, देशभक्त हो जाइए, अब्दुल कलाम को मानने वाला मुसलमान बनिए। दिल्ली में 12 से 13 दिनों में कोरोना के केस डबल हो रहे हैं। 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तैयारी गुल, सियासत फुल, क्योंकि कोरोना रोकने से रुक नहीं रहा है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अब इसके अलावा जो डॉक्टर लोग पढ़ते हैं, सोचिए उनकी क्या हालत है। MBBS पढ़ने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इम्तिहान देना पड़ता है, मगर इनकी परीक्षा 11 जून को एम्स ने रख दी और इनमें से बहुत से लोग संक्रमित हैं, बहुत से लोग ड्यूटी पर हैं। क्या एम्स को इस वक्त परीक्षा लेनी चाहिए थी? सवाल आज पूछता है भारत, क्या टुकड़े गैंग से ध्यान भटकाने के लिए दंगों से पहले शाहीन बाग में प्रदर्शन वाला नाटक किया गया? 30 साल की नीलम कुमारी गौतम एम्बुलेंस में ही दम तोड़ गई। गर्भवती थीं तो इनके साथ गर्भ में जो बच्चा था वो भी मर गया। 13 घंटे तक घूमते रहे मगर किसी अस्पताल ने भर्ती नहीं किया। नोएडा में ये पहला मामला नहीं है। इन प्रश्नों से ध्यान भटकाने के लिए दिन प्रतिदिन किस किस तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं। जो नारे लगने लगे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत निराशाजनक और दुख की बात यह है कि मीडिया में इस जनहित और देश हित के मुद्दों की कोई गूंज सुनाई नहीं पड़ती। मीडिया की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो रियल इश्यूज की बजाय विभाजनकारी और नफरत से भरे नॉन इश्यूज की धूम मचाए रखती है। इस विषय पर
अहमदाबाद शहर के एक युवा दिल कामदार की संजीदा आवाज को आप सुनिए। याद रखा जाएगा किस तरह तुमने वतन तोड़ने की साजिश की है और किस तरह हमने प्यार फैलाने की कोशिश की है, सब कुछ याद रखा जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन किस बात की आज़ादी? जो गलत है उसे गलत बोलने की आज़ादी। एंटी नेशनल गालियों से आज़ादी, लाठी डंडों से आज़ादी, और ये आज़ादी की भीख मांगने से आज़ादी, क्योंकि जितना तुम सताओगे उतनी आवाज़ हम उठाएंगे। द फोर्थ पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज़ इन ग्रेव डेंजर। Indian media is the most corrupted and journalists give their opinions based on which side of the bread is buttered. Despite rapid globalization, Indian media remains extremely insular. On the World Press Freedom Index, India ranks 142 out of the 180 countries. This is the shame on Indian media and each one of us. Indian media has become a lapdog and not a watchdog. 6 मार्च 2020 को केरला का मीडिया वन न्यूज़ चैनल अपने करीबन 5 मिलियन व्यूअर्स को कोरोना पे लाइव अपडेट्स दे रहा था। तभी अचानक उनका लाइव टेलीकास्ट बैन हो जाता है। INB मिनिस्ट्री से रिपोर्ट आता है कि आपकी चैनल को 48 आवर्स के लिए बैन कर दिया गया है। रीज़न ये था कि आपने फरवरी में दिल्ली के कम्युनल राइट्स को कवर किया था। इसका मतलब साफ है, अगर आप रियल इश्यूज़ पे स्टोरी कवर करेंगे तो आपकी चैनल को कभी भी बैन कर दिया जा सकता है। भारत में 17,000 न्यूज़पेपर है, 178 न्यूज़ चैनल्स है और 1 लाख मैगज़ीन है। तो आप सोच सकते हैं कि एक कितना खतरनाक डिजिटल वेपन है झूठ को सच में कन्वर्ट करने के लिए। इंडियन मीडिया इतनी गिर चुकी है कि बॉयकॉट चाइना पे बात करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन स्क्रीन के साइड में ही चाइनीज़ प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे। पूरे दिन पाकिस्तान जैसे पिछड़े हुए देश की बातें करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं और उनकी कमियां दिखाने में हमारी कमियों को छुपाते हैं। प्रधानमंत्री कहीं बाहर जाते हैं तो न्यूज़ पे हेडलाइंस फ्लैश होगी कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती हो गया चूरू चूर, चाइना का गुरूर, ये सब दिखाते रहते हैं। 24 मार्च को जब 500 केस थे तब मीडिया पे बताया जा रहा था कि कोरोना यानी कोई रोड पे ना निकले, और आज सितंबर में जब 50 लाख केस है तब कंगना, रिया और पाकिस्तान की बातें करते हैं। भारत में मीडिया आज जिस दशा में है उसका सारा दोष मीडिया को नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए काफी हद तक सरकार का एटीट्यूड भी जिम्मेदार है। जो लोग सरकार का गुणगान करते हैं और सरकार द्वारा जारी नफरत से भरे विभाजनकारी प्रोपेगेंडा पर काम करते हैं, सरकार उन्हें मोटा सरकारी विज्ञापन देकर प्रोत्साहित करती है। ऐसे लोगों का सभी प्रकार से सरकारी संरक्षण व पोषण किया जाता है। जो लोग सरकार से तीखे सवाल पूछकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, उन्हें एंटी नेशनल, नक्सली या विकास विरोधी बताकर बदनाम और प्रताड़ित किया जाता है। उनकी नौकरी चली जाती है, उनके चैनल्स को बैन कर दिया जाता है। ऐसे मीडिया हाउस का सरकारी बहिष्कार कर विज्ञापनों से वंचित कर दिया जाता है। सच पर चलने का रास्ता सरकार ने आत्महत्या का रास्ता बना दिया है। आइए इसी श्रृंखला में अब हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के पंचमहल निवासी गुरुराज सिंह चौहान के पास। भारतीय मीडिया राजनीति के बाजार में बैठी हुई वह चीज है जो हर रोज बिक रही है और हर रोज खरीदी जा रही है। जी, जैसे गूगल पे विकिपीडिया है, वैसे ही हमारे देश में बिकी हुई मीडिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत देश की मौजूदा तकलीफें और उसके सामने चल रही नकारात्मक मीडिया के बारे में। मीडिया को चौथी जागीर, फोर्थ एस्टेट कहा गया है, क्योंकि भारत देश के लोगों को मीडिया पे भरोसा है। पर आज मीडिया भारत देश के लोगों का विश्वास को खंड खंड कर रहा है, क्योंकि आज मीडिया चौथी जागीर नहीं, बीजेपी और मोदी जी की जागीर बन गया है। 2014 तक मीडिया हकारात्मक चलती थी और 2014 से 2020 तक मीडिया ओनली और ओनली नकारात्मक चल रही है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मीडिया इतनी नकारात्मक क्यों है, हमारे देश में बहुत सारी अच्छाइयां और उपलब्धियां है। भारत एक महान राष्ट्र है और महान राष्ट्र में बहुत सारे लोगों की महान गाथाएं है, पर यह सब मीडिया को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करेंगे तो आज भारत देश में समस्याओं का भंडार है। किसानों की, बेरोजगारी की, जीडीपी, अर्थतंत्र की,
स्वास्थ्य की, शिक्षण की, सीमाओं की, महिलाओं पे अत्याचार की, पर ये सब मीडिया को दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात करेंगे किसानों की बात करें तो 2014 से लेकर 2016 के बीच में 36,000 किसानों ने आत्महत्या की। ये एनसीआरबी के आंकड़े, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं। उसके अलावा आज किसानों के पूर्ण दाम नहीं मिल रहे हैं, किसान कर्ज में डूब रहा है और ये आत्महत्या सालों साल बढ़ रही है। इन मीडिया वालों को रिया चक्रवर्ती पूरे दिन दिख रही है, उनके न्यूज चल रहे हैं, पर ये मीडिया सुनो, किसानों को यूरिया की जरूरत है, रिया की जरूरत है नहीं। वैसे ही बात करें कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत देश में 2014 से लेकर 2018 के बीच में 1,75,000 महिलाओं पे अत्याचार हुआ। यह आंकड़ा भी चौंकाने वाला है, क्योंकि इस देश में मीडिया ओनली और ओनली सिर्फ अंधभक्ति करे जा रही है। तीसरी बात करेंगे बेरोजगारों की। आज बेरोजगारों का आंकड़ा 20,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। मीडिया को ये बेरोजगारी भी दिख नहीं रही। जीडीपी और अर्थतंत्र खड्डे में गिर गया है, माइनस में चला गया है। सीमाओं पे चीन हमारी सीमाओं में घुस आता है, पाकिस्तान हर रोज हमले कर रहा है, पर ये सब भी मीडिया को दिखाई नहीं दे रहा। मीडिया सिर्फ अंधभक्ति करे जा रही है। मीडिया के बारे में तो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मीडिया और भाजपा के बारे में, कि मोदी हमारा बाप है, इनके रहमो करम पे हम चलते हैं। थोड़े से पैसे हमारे मुंह में डाल दो, हमारा जमीर 2 मिनटों में पिघलता है। जय हिंद, भारत माता की जय। आइए इसी श्रृंखला में अब हम आपको लेकर चलते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मस्थली नाडियाद के ही रहने वाले विकी उनादकट के पास। तो हमारा हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकशाही देश है और यही लोकशाही देश में हम मीडिया को एक मजबूत स्तंभ मानते हैं और आज यही मजबूत स्तंभ मीडिया पर कई तरह के आक्षेप लग रहे हैं कि मीडिया पार्शियल हो रहा है, मीडिया बायस्ड हो रहा है और मीडिया केवल सत्ता में जो लोग हैं उनकी बातें ही बता रहा है। ऐसे प्रश्न आजकल सामान्य हो गए हैं। मित्र, मीडिया की भूमिका क्या होती है? तो जो भी कोई इश्यू है, जो भी घटनाएं होती है, वो घटना का हकीकत आम लोगों तक पहुंचाए और वो हकीकत सच होनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों के मन में यही होता है कि मीडिया जो बताता है हकीकत वो पूरी सच होती है। पर आज प्रश्न ये है कि क्या मीडिया पूरा सच बताता है या आधा सच बताता है, या जो बताता है वो सच के अलावा ही कुछ और होता है? तो ये प्रश्न आजकल मीडिया पर उठ रहे हैं। मीडिया की जिम्मेदारी है कि जो सत्ता में जो भी पक्ष है उसकी जो भी गलतियां हैं वो गलतियां पर प्रश्न उठाए। मीडिया की यह भी जिम्मेदारी है कि विपक्ष की भूमिका पर भी वो प्रश्न उठाए। पर आजकल ऐसा दिख नहीं रहा है। जो रियल इश्यू है हमारे कंट्री में, वो इश्यू पर क्यों प्रभावशाली रूप से चर्चा नहीं होती है, वो भी एक प्रश्न है। जैसे हमारे कंट्री में कई सारे रियल इश्यू आजकल हमको दिख रहे हैं, जैसे कि बेरोजगारी का दर लास्ट 45 इयर्स में सबसे ज्यादा है। किसान और मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 40,000 से ज्यादा किसान और मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का मुद्दा है, वो भी एक रियल इश्यू है। आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है, वो भी इश्यू है। पड़ोसी देश के साथ जो संबंध है वो भी एक इश्यू है। आजकल ये वैश्विक महामारी का जो समय चल रहा है वो भी एक इश्यू है। तो ऐसे कई सारे इश्यूज है, वो इश्यूज पर क्यों प्रभावशाली रूप से चर्चा नहीं हो रही है? तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये जो मीडिया पर बायस होने का जो लेबल लगा है, पार्शियल होने का जो लेबल लगा है, वो लेबल मीडिया अपनी भूमिका सही तरह से निभाए। मैं हर एक मीडिया के बारे में नहीं बोल रहा हूं, पर कई कई मीडिया के कारण पूरा मीडिया का जो फील्ड है, पूरी मीडिया इंडस्ट्रीज है, वो बदनाम हो रही है। तो जो भी बायस मीडिया है, जो पार्शियल हो रहा है, वो उसके पर जो ये लेबल लगा है बायस और पार्शियलिटी का, वो लेबल अपनी भूमिका सही तरह से निभा के वो लेबल दूर करे। और हम आशा करते हैं कि लोकशाही में सही मायने में मीडिया को जो मजबूत स्तंभ माना गया है
वो मीडिया मजबूत स्तंभ बने रहे और लोकशाही का रक्षण होए। कोरोना की जब शुरुआत हुई थी आपने देखा होगा कि थाली पीटने कहा गया था, लोगों से कई सारी चीज़ें कही गई थी। बहुत लोगों के पास पैसे नहीं थे तो उनके जो डिपॉजिट थे बैंक में वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे और उस डिपॉजिट से उनका घर चल रहा था। लेकिन ऐसे कई कस्टमर्स हैं, खाता धारक है पीएमसी बैंक के करीबन 9 लाख, जो पिछले 11 महीने से उनका पैसा जो है वो बैंक में अटका हुआ है। आज की अगर बात करें, जो आरबीआई का दफ्तर है बांद्रा में, उसके बाहर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बाकी लोग हैं, वो थाली पीट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका पैसा कब मिलेगा और उसी के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। किस तरीके से मुंबई में, महाराष्ट्र में, बॉलीवुड में और खान गैंग किस तरीके से कंगना के खिलाफ खड़ा हो गया है। और सवाल यही है कि क्या कंगना की मुंबई में एंट्री नहीं होगी? क्या कंगना का करियर बॉलीवुड में तबाह करने की कोशिश हो रही है? लेकिन कंगना रनौत भी डटी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया और खुल्लम खुल्ला बोला है कि बॉलीवुड में मुसलमानों का राज चलता है। उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोला है कि बॉलीवुड के अंदर एक गैंग है, एक खान गैंग है। क्या कंगना रनौत के खिलाफ खान गैंग जिसका जिक्र कंगना रनौत कर रही है वो उसका करियर बर्बाद कर देगी क्या? मैं हर काम करती हूँ, मेरा लड़का बीमार रहता है, स्पेशल है, मेरे लड़की का घर टूट गया, उसका भी पैसा इसमें डूबा हुआ है, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। भाड़ा कैसे भरे, खाए कैसे लॉकडाउन में? हम लोग का कोई सुनने वाला है? मोदी जी कहाँ सो रहे हैं, कहाँ जाग रहे हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं है। हम लोग ऐसे ही जिए, भारत है, देश है, इस देश पे कौन पूछा करेगा सर? हम लोग तो रो रहे हैं ना, देश में क्या हो रहा है? कभी मोदी जी पूछे हम लोग की हालत क्या हो रही? गांव में जाके दिखाएंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमारी हालत क्या हो रही है? हम लोग घर घर काम किए, पर पूरा का पूरा पैसा बैंक में अटका हुआ है। कोरोना की वजह से ना पेमेंट मिल रहा है, ना मेरे हस्बैंड का काम चल रहा है। अभी बैंक में से पैसा निकाल के खाने का बोला तो वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। अभी कौन से प्रॉब्लम्स बताएंगे? बराबर अभी 11 महीने हो गए। सरकार ने क्या किया? 20 लाख करोड़ रुपया बांटा बोलता है, वो किसके गले में गया, किसने खाया? हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिला है। मेरा ये पॉइंट है कि जो शक्तिकांता दास जी जो गवर्नर है, आरबीआई गवर्नर, वो मुंबई में रहते हैं और 1 साल से हम लोग उनसे मिलने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उनको क्या इतना भी टाइम नहीं कि वो हमसे एक बार एक मीटिंग कर सके? क्यों? सवाल यही, प्रशासन का है, प्रशासन की प्राथमिकता क्या है? ये अपना ही पैसा मांग रहे हैं, ये किसी और का पैसा नहीं मांग रहे हैं। कई मीटिंग कर चुके हैं, कई जगहों पे जा चुके हैं, कई जगहों पे बातचीत की है, कोई समाधान नहीं मिला। इसलिए अब भले ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी बातें आप कर लें, लेकिन जब आपके घर पर पैसे नहीं होंगे, जब लोगों की नौकरियां जाएगी, जब उन्हें नहीं पता कि उनका घर कैसा चलाना है, वो भी तब जब आपने अपना पैसा रखा हुआ था, आपने प्लानिंग की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद किसी और की गलती की वजह से 9 लाख परिवारों को अगर भुगतना पड़ रहा है, तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? कौन सा गैंग है जो शिवसेना सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और उद्धव ठाकरे नाच रहे हैं? ये कौन सा गैंग है? ये क्या एक सेक्युलर गैंग है जो बॉलीवुड को रूल करती रही? बॉलीवुड में खान गैंग पर उन्होंने आवाज उठाई। किस तरीके से इस्लामीकरण बढ़ता जा रहा है इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। क्यों ना ये एक फिल्म बना दे जिसमें इस्लाम की कुरीतियों पर बात हो? तो आखिर क्या है इस्लामिक बॉलीवुड का सच? आज न्यूज नेशन इस पर बड़ी बहस करेगा। न्यू लो यानी नया पतन। बहुत से लोग ऐसी तस्वीरों को साझा करते हैं न्यू लो की तलाश में। उन्हें पता भी नहीं चला कि मीडिया ने कब उन्हें पतन का उपभोक्ता बना दिया है। आप चैनलों पर पतन देखते हैं, पतन खाते हैं, पतन पीने लगे। लाइक और डिसलाइक कर आप अच्छे और बुरे में से किसी एक को नहीं चुनते, बल्कि उसी एक कंटेंट की लोकप्रियता का प्रसार कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के आसपास कितने कैमरे हैं, गिन सकते हैं तो। यानी चैनलों के पास अब भी रिपोर्टर, कैमरामैन और इन्हें दिल्ली से मुंबई भेजने का बजट है। बस ये आम जनता की तकलीफों और सरकार से सवाल करने के लिए नहीं। याद करेंगे तो पता चलेगा कि मीडिया ट्रायल मीडिया का स्थायी फॉर्मेट हो चुका है। बस इस बार रिया चक्रवर्ती हैं, पिछली बार कोई और थी या था, और अगली बार कोई और होगी या होगा। आप इंसाफ की लड़ाई नहीं देख रहे हैं, बल्कि न्याय के सिस्टम के ध्वस्त होने का सीधा प्रसारण रोज 2 महीने से देख रहे हैं। ऐसे मुश्किल समय में जहां वर्ल्ड प्रेस और फ्रीडम इंडेक्स में हमारा 180 देशों में 142वां स्थान हो जाए, वहां किससे उम्मीद की जाए? भारत में मीडिया की इस दुर्दशा और गिरावट के 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, पत्रकारों की ट्रेनिंग शायद ठीक से नहीं हो पा रही। बहुत सारे लोगों को कोई दायित्व बोध ही नहीं है कि वे क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। सिर्फ सनसनी फैलाना और किसी की विच हंटिंग को पत्रकारिता नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग कहा जाता है। दूसरा कारण,
डर अथवा लालच। ऐसा लगता है कि भारतीय मीडिया या तो सरकार की शक्ति से डर गया है अथवा सरकार के पैसे की खनक को उसे अंधा और गूंगा बहरा बना दिया है। देश हम सबका है, इस कारण मीडिया सहित हम सब की जिम्मेदारी है कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम एक स्वर में आवाज उठाएं। सरकारें आएंगी और जाएंगी, किंतु देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और जनहित की हर हालत में रक्षा होनी चाहिए। मीडिया को जन जागरण करते हुए जनता की आवाज को बुलंद करना चाहिए। ऐसा करना ही उसका दायित्वबोध और सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी। सरकार की आवाज को बुलंद करना न केवल चापलूसी और चाटुकारिता है, बल्कि यह अप्रत्यक्ष तौर पर निरंकुशता को बढ़ावा देना है। मुझे उम्मीद है देर सवेर भारत के मीडिया हाउस और पत्रकार इस तथ्य को समझेंगे, क्योंकि मीडिया कोई सरकार की मां नहीं होती जो उसे पोषण दे और पुचकारे, और ना ही मीडिया सरकार का बच्चा है जो उसकी गोदी में जा बैठे, बल्कि सरकार का मीडिया वो बाप होती है जो गलती करने पर उसके कान खींचकर सही मार्ग दिखाए। सुना करते थे कि मीडिया नई रोशनी लेकर आएगा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि अजब हाल देखो इस नई रोशनी का कि इस दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। तन बिक चुके, मन बिक चुके, सदन बिक चुके, वतन बिकने की तैयारी हो रही है। बुजुर्गों की शान और ईमान खोलकर पैसे की खातिर अपन तक बिक रहे हैं। जरा जाके उनकी माँ बहनों से भी पूछो जिनके गोदियों के ललन बिक रहे हैं। अनोखा तमाशा यहाँ का मेरे भाई बहनों, सरेआम दुल्हा दुल्हन बिक रहे हैं। जमाने के मालिकों, अब तुम्हें आंख खोलनी होगी, क्योंकि लंगोटी से ज्यादा कफन बिक रहे हैं। स्खलन जहां इतना हो जाए, कभी मूल्यों का स्खलन, कभी मान्यताओं का स्खलन, तो इस सब को बचाने के लिए आगे कौन आएगा? ना आसमान से फरिश्ता आएगा, ना नील गगन से परी आएगी। हमें आगे आना होगा, एक संगठन के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में जनमानस को आगे आना होगा, जनता जनार्दन को आगे आना होगा, और युवा साथियों से यही कहेंगे कि तुम्हें ढोना है समय का भार, थोड़ी सी चाल तेज कर लो। मांगने से रोशनी मिलेगी ना कहीं, रोशनी के वास्ते मसाल लाइए। जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए जिंदा दिल इरादों में उबाल लाइए। मुर्दा है अगर व्यवस्था तो बदल दीजिए, धीमे धीमे रक्त में उबाल लाइए। सूरज अगर तिजोरियों में बंद है तो तोड़िए तिजोरियां और निकाल लाइए, वरना पूरी पीढ़ी होगी इसकी जिम्मेदार। थोड़ी सी चाल तेज करो। यही कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा स्वामी विवेकानंद की भाषा में कि उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य बलानि मोदत। जय हिंद, जय भारत। घनघोर लोकतांत्रिक जनता के सामने मैं एक शब्द बोलूंगा और आपको जो भी ख्याल आए आपको वो ख्याल बयान करना है। समय नहीं ले सकते आप सोचने का। नहीं। मीडिया इस पे तो कितना समय है हमारे पास? आधे घंटे का मैं मतलब तैयारी करके आया हूँ। मीडिया पे बहुत कुछ बोलना है असल में, क्योंकि लिख के लाए हैं? नहीं, लिख के नहीं लाया हूँ। कुछ डेटा है जो मैं दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा डेटा है, मैं 1 मिनट और लूंगा। वो डेटा है पिछले 202 डिबेट जो हुए हैं। ये ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन है चैनल, रमित वर्मा जो चलाते हैं, उन्होंने ये डिबेट का सिर्फ वो दिया था, डेटा है। और ये 4 टॉप के जो चैनल हैं, आज तक है, इसमें न्यूज़ 18 है, जी न्यूज़ है, इंडिया टीवी है। ये सिर्फ पिछले 200 डिबेट हैं, पिछले करीब 3 महीने के अंदर हुए होंगे, 4 महीने के अंदर हुए होंगे। उसमें पाकिस्तान पे 80 डिबेट हुए हैं, राम मंदिर पे 14 हुए हैं, बिहार में जो इतनी बड़ी बाढ़ आई उस पे सिर्फ 3 डिबेट हुए हैं, पीएमसी का जो इतना बड़ा स्कैम हुआ जिसमें हजारों लोगों का पैसा फंसा है, उस पे सिर्फ 1 डिबेट हुआ, 1। बेरोजगारी जिसको लेकर बहुत सारे राज्यों में दिक्कत चल रही है, अक्सर आप देखते हैं सड़क पे युवा धरना दे रहे होते हैं, पुलिस उनको पीटती है, आंसू गैस छोड़ती है, जो भी अभी बचे हुए हैं इनके पास, और उस पे बेरोजगारी पे 0 डिबेट हुआ है पिछले 3-4 महीने में। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, महिलाओं की सेफ्टी पे 0 डिबेट हुआ है। एनवायरनमेंट, आप जहर में जी रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली नहीं। आप बहुत खुश ना हो कि आप राजधानी में, बहुत सारे छोटे शहर, कानपुर है, बहुत बुरी हालत है, कोई कानपुर को पूछता नहीं है, वो कानपुर की बदकिस्मती है। लेकिन एनवायरनमेंट को लेकर कोई डिबेट नहीं हुआ है।
और 80 डिबेट हुए पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान की उल्टी गिनती का विश्लेषण। पूरी दुनिया से हुक्का और मोदी सरकार पानी बंद करने की तैयारी में है। दाने दाने को तरसेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसे नहीं सुधरने वाला है, उसे एक और स्ट्राइक की जरूरत है। क्या फिर होगा बालाकोट, और क्या अब की बार सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी जो पीएको के वापस ले आएगी? तो क्या इसी इशारे से डर रहे हैं इमरान खान? और अगर डर रहे हैं तो आज हम ये कह रहे हैं कि पीओके वापस दे दे इमरान। क्या पाकिस्तान अपने टुकड़े टुकड़े जाता है? दूसरा, तो क्या 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा पाकिस्तान? वहीं तीसरा, अब क्या पाकिस्तान का होगा काम तमाम? पाकिस्तान के साथ अगर एक और जंग हुई तो तय मानिए ये नया हिंदुस्तान पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। 200 में से 80 बार पाकिस्तान की बात हुई है और अपने देश के मुद्दों पे कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि मीडिया इस समय हिंदुस्तान में सिर्फ माचिस नहीं लगा रहा है, बारूद भी लाया है।